हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र की अर्थी उठ चुकी है, अब कफन बांधने की बारी है। जिस संयुक्त राष्ट्र को दुनिया का सबसे ताकतवर मंच माना जाता था, जिसकी सुरक्षा परिषद को वर्ल्ड ऑर्डर का गारंटर कहा जाता था, आज वही संस्था भीख के कटोरे के साथ खड़ी नजर आ रही है। भारत वर्षों से गिड़गिड़ाता रहा, एक परमानेंट सीट दो, वेटो पावर दो, बराबरी का हक दो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा चीन की भाषा में जवाब दिया। चीन जिसने खुद भारत की स्थायी सदस्यता पर वीटो ठोंक दिया, और अब वही चीन बन बैठा है इस ढहती हुई संस्था का आखिरी सांस देने वाला वेंटिलेटर। चीन फंडिंग दे रहा है, लेकिन भारतीय हक को कुचल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने भी अब चुप्पी छोड़ दी है। यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग में कटौती करके भारत समेत 41 देशों ने वो करारा तमाचा मारा है, जिससे इस संस्था की रीढ़ ही टूट गई है। अब हालात ये हैं कि यूएन की हजारों नौकरियों पर ताला लगने वाला है, कई एजेंसियां बंद होने के कगार पर हैं, और दुनिया अब पूछ रही है, क्या संयुक्त राष्ट्र की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है? अमेरिका भी अब खुद को पीछे खींच रहा है। वो भारत के साथ आकर इस फिजूल की संस्था को खत्म करने की राह पर निकल चुका है, क्योंकि अब वक्त आ गया है एक नए विश्व संगठन का, जहां आतंकियों को इनाम नहीं मिलता, जहां पाकिस्तान जैसी नापाक सोच को तालिबान कमेटी का मुखिया नहीं बनाया जाता, जहां भारत को भी वही अधिकार मिलते हैं जो चीन और अमेरिका को मिलते हैं। अब समय है वर्ल्ड ऑर्डर 2.0 का, जहां भारत सुपर पावर बनेगा और चीन की हर चाल को उसी की जुबान में जवाब मिलेगा। पश्चिम को अब समझ आना चाहिए, अगर अगला सुपर पावर उन्हें बनाना है तो भारत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, वरना चीन की भूख कभी नहीं थमेगी। वह एक दिन पूरी दुनिया को निगल जाएगा, और तब ना अमेरिका बचेगा ना यूरोप, बस चीन की छाया होगी। पश्चिमी देशों ने चीन पर भरोसा करके उसे ग्लोबल पावर बनाया। आज चीन रूस को फंडिंग दे रहा है, इसके बदौलत रूस पूरे यूरोप को निगलने जा रहा है। पिछले साल मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने संयुक्त राष्ट्र की चूलें हिला दी। भारत ने फंडिंग में कर दी सीधी 54% की कटौती। जहां पहले भेजे जाते थे 382 करोड़, अब भेजे सिर्फ 175 करोड़। ये कोई साधारण आर्थिक फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक थप्पड़ था उस संस्था के मुंह पर जो भारत को 7 दशक से ठग रही है। जिस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो आर्थिक ताकत में अब तीसरे नंबर पर चढ़ने को तैयार है, जिसने शांति मिशन से लेकर मानवता तक हर मोर्चे पर योगदान दिया, उसे आज तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिली। क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये पश्चिमी धौंस का खुला खेल नहीं है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में साफ कर दिया था, संयुक्त राष्ट्र अब पुराना हो चुका है, इसकी ढांचागत सोच सरी गली हो चुकी है, और अगर इसे नहीं बदला गया तो इसका अंत तय है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी अब बगावत के मूड में है। उनका भी यही सवाल है, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में रहते हैं तो हमारी आवाज सिर्फ 5 देश तय क्यों करें? भारत का ये आर्थिक झटका अब एक चेतावनी है, या तो सुधार लाओ या फिर हमारी फंडिंग और भरोसा दोनों खत्म समझो। अब दुनिया को तय करना है, वो भारत को उसका हक देगा या फिर संयुक्त राष्ट्र को इतिहास की किताब में दफना देगा। भारत अब अकेला नहीं है, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे दिग्गज देश भी उठ खड़े हुए हैं। सभी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की यह पुरानी व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए। 21वीं सदी की दुनिया में 15 अगस्त 1947 की सोच नहीं चलेगी। चीन जैसे देश, जिनकी मर्जी से आज भी संयुक्त राष्ट्र की 15 में से 4 बड़ी एजेंसियां चलती हैं, वो अपने प्रभाव से हर सुधार की कोशिश को कुचल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस भी चीन के इशारे पर ही नियुक्त हुए थे। इसी कारण जयशंकर ने सीधा प्रहार किया था। आधी से ज्यादा वैश्विक समस्याएं पश्चिम की देन है, मगर जब सुधार की बात आती है तो चीन सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। कोविड जैसी आपदा में जब संयुक्त राष्ट्र सो रहा था, तब भारत वैक्सीन मैत्री बनकर लाखों जानें बचा रहा था। नेतृत्व हमने दिया, योगदान हमने किया, फिर भी सम्मान और निर्णायक शक्ति उन्हीं देशों के पास क्यों? साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट 3 अरब 59 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, और शांति मिशन का बजट 5 अरब 59 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, डॉलर रहा। भारत की 20 मिलियन डॉलर की फंड कटौती छोटी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अब हमारे बिना कुछ तय नहीं होगा। ये वही भारत है जो कह चुका है, अब हम केवल सदस्य नहीं, निर्णायक भूमिका चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बहुपक्षीय संस्था, जिसका झंडा देखकर देश झुकते थे, अब अपने ही लोगों को निकालने पर मजबूर हो गई है।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खुद ऐलान किया, 2800 स्टाफ को निकालो, वरना पूरा तंत्र ही बंद हो जाएगा। यूएनएटी रिफॉर्म इनिशिएटिव नाम की इस छटनी योजना के तहत पूरे 14,000 स्टाफ में से 20% की कटौती हो रही है। ये ऑर्डर सीधे दिए गए हैं दुनिया की 60 से ज्यादा यूएन एजेंसियों को, जिन्हें 13 जून तक बताना होगा किस किस को निकालोगे। सबसे चौंकाने वाली बात, छटनी का असर सिर्फ एडमिन टीम पर नहीं, बल्कि राजनीतिक, मानवीय, शरणार्थी, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और शहरी योजनाओं से जुड़ी यूनिट्स पर भी पड़ेगा। यहां तक कि फिलिस्तीनियों की मदद करने वाली यूएनआरडब्ल्यूए को भी नहीं बख्शा गया। जिस संस्था का काम था दुनिया को बचाना, अब वो खुद को ही बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और शायद ये इतिहास का सबसे बड़ा संकेत है कि संयुक्त राष्ट्र अब ढहने की कगार पर खड़ा है। महासचिव गुटेरेस ने झूठा दिलासा दिया, डोनाल्ड ट्रंप की सहायता कटौती वजह नहीं, लेकिन हकीकत क्या है? पिछले 7 साल से यूनाइटेड नेशंस पैसे के लिए रो रहा है, क्योंकि कई सदस्य देश अपना बकाया भरने को तैयार ही नहीं। पिछले साल सिर्फ 153 देशों ने पूरा भुगतान किया, जिनमें चीन तक ने पैसे दिए, लेकिन 41 देश कटघरे में है। सबसे बड़ा गुनहगार अमेरिका खुद बना बैठा है। अब महासचिव को कहना पड़ रहा है, यूएन को कम से कम 15 से 20% बजट काटना पड़ेगा। मतलब संयुक्त राष्ट्र अब खुद के ही सपनों की हत्या कर रहा है। शांति मिशन बचे रहेंगे क्योंकि उनका फंड अलग है, लेकिन विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे संस्थान पहले ही 30% स्टाफ की छटनी तय कर चुके हैं। जो संस्था दुनिया को अमन का पाठ पढ़ाती थी, अब खुद बेरोजगारी का सैलाब बन चुकी है। यह है संयुक्त राष्ट्र की आखिरी चीख, और शायद उसकी लाचारी की सबसे बड़ी मिसाल, जिसने चीन के झांसे में आकर भारत को उसका हक नहीं दिया। साल 2023 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में $13 अरब झोंके, 24% अनिवार्य, 75% स्वैच्छिक सहायता थी। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दोबारा लौटे, 90 दिन की विदेशी सहायता पर रोक ठोक दी गई। सिर्फ यही नहीं, यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका की सदस्यता भी खत्म कर दी गई। अब देखिए असर, यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएफपी, यूनिसेफ और ओसीएचए जैसी बड़ी एजेंसियां बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम 30% स्टाफ काटने जा रहा है। यूएनएचसीआर अपने हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस को छोटा कर रहा है। वरिष्ठ पदों पर 50% कटौती हो रही है। जो अमेरिका कल तक विश्व शांति का मसीहा था, वह आज उसकी कब्र खोद रहा है। ट्रंप की कलम से निकले आदेश अब भूखों को खाना नहीं, बेरोजगारों को ताले दे रहे हैं। यही है असली चेहरा उस सुपर पावर का, जो आज संयुक्त राष्ट्र को दम तोड़ता देख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र पर ऐसा करारा प्रहार किया है जो उसकी जड़ों को हिला दे। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले, यूएन अब बस एक पुरानी कंपनी बनकर रह गया है जो न वक्त से तालमेल बिठा पा रही है, न ही दुनिया की असली चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत दिखा पा रही है। दुनिया में इस वक्त 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तमाशबीन बनकर बैठा है। कोविड जैसी महामारी में भी ये संस्था ढंग से खड़ी नहीं हो सकी। देशों को खुद ही अपने दम पर मोर्चा लेना पड़ा। जयशंकर ने साफ कहा, अब भारत निर्जीव वैश्विक मंचों पर निर्भर नहीं रहने वाला। IMIC, क्वाड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, डिजास्टर रेजिलिएंट कोएलिशन, ये सब भारत की पहलें हैं जो संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकली और पूरे विश्व में गूंज रच चुकी हैं। अब पुरानी दुकानें बंद होंगी, नई सोच के बाजार सजेंगे। भारत अब खुद ग्लोबल लीडर बनेगा। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के खोखलेपन को बेनकाब कर दिया है। बोले, यूएन भले ही आज भी सबसे बड़ा बहुपक्षीय मंच है, लेकिन अब उसमें न सोच बची है, न ही साहस। असल काम अब संयुक्त राष्ट्र के बाहर हो रहा है, और ये खुद यूएन के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने बताया, जिस संस्था की शुरुआत 50 देशों से हुई थी, वह अब 4 गुना बड़ी हो चुकी है, पर ढांचा अभी भी वही पुराना है, विचार वही बासी हैं, और स्थायी सदस्य अब भी अपनी कुर्सी के मोह में अंधे हैं। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस यानी यूएन सुरक्षा परिषद के 5 राजा वर्षों से सुधार की मांग सुनते आ रहे हैं, पर अपने हितों के आगे पूरी दुनिया की आवाज दबा देते हैं। जयशंकर ने साफ कहा, अब समय आ गया है कि भारत जैसी ताकतें सामने आए और दुनिया को नया रास्ता दिखाएं। भारत अब तमाशा देखने नहीं, दुनिया को दिशा देने निकला है। यूएन अब बूढ़ा हाथी बन चुका है, जिसकी आंखें बंद हैं और सोच चर हो चुकी है। अब इस पुरानी इमारत को हिलाने का वक्त आ गया है, और उस झटके का नाम है भारत। उन्होंने साफ कहा कि अब वह दौर खत्म हो चुका है
जब कुछ चुनिंदा देश पूरी दुनिया का एजेंडा तय करते थे और बाकी देश बस सिर झुकाते थे। जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 125 ग्लोबल साउथ देशों की चिंताओं को एजेंडा में शामिल किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया पूरब और पश्चिम में बंटी हुई है, जब उत्तर और दक्षिण के बीच खाई बहुत गहरी हो चुकी है, तब नई दिल्ली का यह सम्मेलन बताता है कि कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका विकास आज दुनिया के लिए फर्क पैदा करता है। और जब श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने भी कनाडा पर आरोप लगाया कि वह आतंकवादियों को पनाह देता है और झूठे आरोप करता है, तब जयशंकर की बात को और मजबूती मिल गई। दुनिया अब एक नई करवट ले रही है और भारत उस करवट में नेतृत्व की भूमिका में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा था कि सुरक्षा परिषद में बदलाव का सबसे बड़ा विरोधी कोई पश्चिमी देश नहीं है। यह बयान बिना नाम लिए चीन की ओर इशारा था, लेकिन तीर निशाने पर जा चुका था। जयशंकर के सीधे हमले के बाद चीन भी चुप नहीं रहा। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने पलटवार करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद का सुधार कुछ देशों के स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। सुधार का लाभ सभी सदस्य देशों को मिलना चाहिए। माओ निंग ने कहा कि चीन चाहता है कि विकासशील देशों की भागीदारी बढ़े और छोटे और मध्यम आकार के देशों को निर्णय लेने में अधिक स्थान मिले। लेकिन असल में चीन की असल चिंता है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिलना, क्योंकि चीन का वर्चस्व टूटने का डर सताने लगा है। चीन अब भी सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर ताला डालकर बैठा है और अब भारत ने उस ताले की चाबी खोजनी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही अब या तो ताला बदलने या फिर ताला तोड़ने का समय आ चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजकोट में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलना अब अपरिहार्य है, लेकिन इसके लिए अभी और कठिन परिश्रम करना होगा। जयशंकर ने कहा कि आज हालात बदल चुके हैं, अब भारत के लिए समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है। कुछ देश खुलकर समर्थन करते हैं, कुछ ईमानदारी से विरोध करते हैं और कुछ चुपचाप पीछे से चाल चलते हैं। उन्होंने बताया कि भारत, जापान, जर्मनी और मिस्र ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है, जिससे माहौल बन रहा है। जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष जैसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता ने उसकी कमजोरी को उजागर किया है। जैसे जैसे दुनिया में यूएन की साख कमजोर हो रही है, वैसे वैसे भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना तेज हो रही है। उन्होंने कहा था, भारत को यह जगह जरूर मिलेगी, लेकिन इस बार मेहनत और ज्यादा करनी होगी। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इतिहास की किताबें हिला देने वाला बयान दिया है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोलते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि आज जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा कब्जे वाली जमीनें हमारी चुनौती बनी है, वो दरअसल बीते दौर की गलतियों का परिणाम है। जयशंकर ने कहा था कि 1950 में जब सरदार पटेल ने नेहरू को चीन की दोहरी नीयत को लेकर आगाह किया था, तब नेहरू ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने हिमालय से किसी के हमला करने की संभावना को खारिज कर दिया, लेकिन कुछ ही सालों में चीन ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जयशंकर ने कहा था कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट भारत को दी जा रही थी, तब नेहरू का जवाब था, भारत को मिलनी चाहिए पर पहले चीन को मिले। यानी उन्होंने खुले तौर पर कहा, इंडिया सेकंड, चाइना फर्स्ट। दोस्तों, यहां पर समझना यह होगा कि जिस तरह से आज भारत और रूस की दोस्ती है, इसी तरह से कभी चीन और भारत की दोस्ती हुआ करती थी। पंडित नेहरू चीन पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे, लेकिन चीन ऐसा धोखेबाज निकला जिसका जख्म भारत कभी भूल नहीं पाएगा। और यही कारण है कि चीन पर कभी भी कोई देश आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, जबकि भारत कई देशों समेत ग्लोबल कम्युनिटी के लिए विश्वसनीय मित्र बन चुका है। जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने का भी विरोध किया था। उन्होंने चेताया था कि अगर जज पक्षपाती हो तो वहां से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन तब की सरकार ने ये बात नहीं मानी और नतीजा ये हुआ कि सेना को रोका गया और आज तक पीओके हमारे लिए समस्या बना हुआ है। आज जब कुछ लोग भारत की सीमाओं पर सवाल उठाते हैं, तब जयशंकर ने दो टूक कहा, सीमाएं हमारी थीं, हैं और रहेंगी, उन्हें लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीओके पर संसद का प्रस्ताव है जिसे हर भारतीय को मानना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।